2025 में उत्तराखंड के विकास को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि बीजेपी सरकार प्रदेश के विकास को लेकर निरंतर काम कर रही है। केंद्र सरकार की तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं। कनेक्टिविटी से लेकर मेडिकल की सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रदेश के विकास को लेकर बीजेपी सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है, 2047 में भारत की आजादी के स्वर्णिम जयंती के मौके पर देश की अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। वो रोड कनेक्टिविटी में ऑल वेदर रोड हो, एक्सप्रेसवे हो, फ्लाईओवर्स हो, नेशनल हाईवे हो, एयर कनेक्टिविटी में रीजनल जो उड़ान है हेलीकॉप्टर की, बागेश्वर, चंपावत, चिन्यालीसोड़, गोचर, इस प्रकार छोटे छोटे स्टेशनों को भी आपस में हवाई सेवाओं से जोड़ने का काम, हेली एम्बुलेंस का उपयोग, मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ती हुई सुविधाएं, टेलीमेडिसिन, इस प्रकार से हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य प्रगति करते हुए 2047 की ओर आगे बढ़ेगा, अपना योगदान देगा। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है। वहीं पिथौरागढ़ में मेयर पद के टिकट को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी की नाराजगी भी देखने को मिली थी। लेकिन इसी बीच मथुरा दत्त जोशी आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। जो व्यक्ति 48 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा हो, अगर उसे ही टिकट नहीं मिलेगा तो उसकी भावनाएं आहत जरूर होंगी। अध्यक्ष जी आवास पे आए और अध्यक्ष जी ने अपनी बात मेरे सामने। देखिए, निश्चित रूप से नाराज़गी नहीं, आप उसे रोष कहिए, और नाराज़गी आदमी अपने परिवार में नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। मैंने अपनी बात कही और मैंने गलत बात भी मेरे हिसाब से तो नहीं कही। जो व्यक्ति 48 साल से लगातार काम कर रहा हो उसको आप एक टिकट भी नहीं दोगे तो निश्चित रूप से उसकी भावनाएं आहत होंगी। लेकिन कल माननीय अध्यक्ष जी आवास पर आए और अध्यक्ष जी ने अपनी बात मेरे सामने रखी, मैंने अपनी बात उनके सामने रखी और अध्यक्ष जी ने कहा कि 2-3 दिन में सब ठीक करेंगे, आप बैठिए कार्यालय में, आप थोड़ा चुनाव का समय है। तो मैंने अध्यक्ष जी के आग्रह को स्वीकार करते हुए, क्योंकि माननीय अध्यक्ष हैं, उनकी बात को मानना भी हमारा धर्म बनता है, और इसलिए मैं कार्यालय बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से स्वाभाविक बात है, नाराज़गी होगी। एक तरफ तो स्वयं अध्यक्ष जी स्वीकार कर रहे हैं कि सब कुछ मैं बना रहा था, तो मेरा सवाल यही था कि भाई मेरा ही टिकट क्यों कटा, बता दो ना। अगर आप मुझे वरिष्ठ मानते हैं तो मेरा तो अपने आप ही स्वतः ही हो जाना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, बाबा अध्यक्ष जी ने कुछ बातों में हमको आश्वस्त किया है, सकारात्मक उनका वो निर्णय लेने की बात उन्होंने कही है। तो 2 दिन देखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी की बात को सम्मान करते हुए, उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए मैं आज से। निकाय चुनाव से ठीक पहले कई कांग्रेस नेता बागी सुर अपना रहे हैं, जो पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है। दरअसल निकाय चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे कांग्रेस के पूर्व दर्जाधारी मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी पर भ्रमित हो गए हैं, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है और ज़मीनी कार्यकर्ता का कहीं कोई सम्मान नहीं रहा है। ऐसे ही मुद्दों को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और पूर्व सीएम हरीश रावत को अपना इस्तीफा सौंपा है। देखिए, मैंने मन नहीं बनाया है। मैंने पार्टी के अपने समस्त दायित्वों से, जिसमें मेरे पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व था और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, त्यागपत्र दे दिया है। कल मैंने माननीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि करण महाराज जी से मुलाकात की और अपने वरिष्ठतम नेता आदरणीय हरीश रावत जी से मुलाकात की, उनको इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण है कि आज पार्टी पदभ्रमित हो चुकी है। हमारी पार्टी अपने पद से भ्रमित होकर ऐसे कृत्य कर रही है जो कार्यकर्ताओं के
हित में नहीं। मैंने लगातार इस बात को अल्मोड़ा से पार्टी फोरम में भी उठाने का काम किया और अपने सम्मानित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं के सम्मुख भी इस बात को उठाया कि पार्टी जो भी कार्य करे वो सोच समझ के निर्णय ऐसे हों जो हमारे लंबे समय से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी की सेवाएं की। 35 साल का मेरा हरीश रावत जी का बस्ता उठाने का काम करते थे हम। मैंने 2022 में दावेदारी की थी, उसके बाद मैं किसी पद के लिए दावेदार नहीं की, ना मैंने कभी किसी पद की मांग की। सरकार में रहते हुए भी हरीश रावत जी इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं, मेरी कभी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं रही कि मुझे बहुत ज़्यादा किसी पद का लालच रहा हो, मैंने कहा हो मुझे ये बना दिया जाए, मुझे ये दे दिया जाए। लेकिन मेरा कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो लगातार हताश है, निराश है, टूट रहा है, उसके बारे में कौन आवाज़ उठाएगा? अगर हम अपने को नेता कहते हैं और उसके बाद कार्यकर्ता की बात नहीं कर पाते तो फिर मुझे लगा कि उस पद में बना रहना बेकार है। इसलिए मैंने बहुत ही भारी मन से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतना लंबा 35 साल का कोई छोटा समय नहीं होता। गदरपुर तहसील में निवर्तमान सभासद की आपत्तियों के बाद रिटर्निंग ऑफिसर आसमा गोयल ने सुनवाई की, जिस पर बोलते हुए सभासद परमजीत सिंह ने कहा कि उनके द्वारा कुछ आपत्तियां लगाई गई थी। सुनवाई पूरी हुई है, उम्मीद है कि संविधान के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए एडवोकेट फजल अहमद ने कहा कि गुलाम गौस का पक्ष उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रखा है और उम्मीद है कि संविधान के अनुसार गुलाम गौस का प्रचार निरस्त नहीं होगा। आपत्ति की आज सुनवाई हुई थी। इस पर हमने माननीय की परमजीत सिंह पम्मा जो नगर पालिका परिषद गदरपुर के पूर्व वार्ड सभासद हैं, उन्होंने आपत्ति ये दाखिल की थी कि निवर्तमान चेयरमैन गुलाम गौस और उसके भाइयों का नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय संपत्ति पर जो राजस्व विभाग की भूमि है उस पर इनका अवैध कब्जा था और उस अवैध कब्जे की वजह से ये लोग नगर पालिका का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी आपत्ति की आज सुनवाई हुई थी। इस पर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट फाइल किया, मन भाई वर्सेज इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें साफ कहा है कि फैमिली का कोई भी मेंबर यदि किसी संपत्ति पर अवैध कब्जेदार है तो वो जो उस परिवार के सदस्य होंगे वो भी उसके कब्जेदार माने जाएंगे। जो इन्होंने अवैध कब्जा इनके भाई और इन्होंने कर रखा है वो इनका दोनों के दोनों पर्चे खारिज होंगे। और मैं आपको एक चीज़ भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि हाँ भाई किसी को तंग करना है या किसी को वो करना है, लेकिन जो मेरे साथ आज से 3 साल पहले शायद आप जानते होंगे जो कमरा बंद करके मेरे कनपटी पे रिवाल्वर रखी गई थी और मेरे को माँ की बहन की गालियाँ दी गई थी, मेरा मेन मकसद ये था कि मैं पूरे शहर को दिखा सकूँ इन्होंने गलत किया था उस टाइम भी और ये वास्तव में भ्रष्टाचारी थे और वास्तव में दोषी थे। एक्चुअली में जो परमजीत पम्मा ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था तो इनके 2 पॉइंट थे उसमें। एक तो ये कहते थे कि जो बच्चा है ये जो नोटिफिकेशन 2003 का है जिसमें ये कहा था कि जो बच्चा इसके बाद में नहीं होना चाहिए, तीसरा बच्चा नोटिफिकेशन के बाद में, तो वो एक इन्होंने ग्राउंड रखा था। लेकिन उसके साथ में जो ऑब्जेक्शन फाइल किया कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया उन्होंने हाथ में रखो ना, एज के रिगार्डिंग, बच्चे की एज के रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया परमजीत सिंह पम्मा ने। तो इसलिए ऑब्जेक्शन वाला आदमी डॉक्यूमेंट लगाएगा तभी उसको बात कहने का हक होगा। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो किस बात पर वो लगा रहा है, कोई दूसरा आदमी साबित नहीं कर पाएगा। नहीं, साबित वही करेगा जो